नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम काव्य परंपरा में साकेत का स्थान। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और ये राम काव्य से जुड़ी हुई रचना है। वैसे तो हम साकेत को उसके 9वें सर्ग के लिए जानते हैं, जिसमें उन्होंने उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया है, परंतु आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य की राम काव्य परंपरा है उसमें साकेत क्या स्थान रखता है या उसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं। देखिए, राम काव्य परंपरा की अगर बात करें तो भारत में राम काव्य धारा की एक लंबी और सुदीर्घ परंपरा रही है। हिंदी साहित्य से पहले भी संस्कृत में, प्राकृत में और अपभ्रंश तथा अन्य जो उस समय की प्रचलित भाषाएं थी उसमें भी प्रचुर मात्रा में राम काव्य की रचना हो चुकी थी। रामचरितमानस में अगर हम देखें तो तुलसीदास ने भी कुछ राम कथाओं का भी उल्लेख अपनी रचना में किया है। जो रामचरितमानस है उसमें भी अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें कि राम काव्य का या राम कथा का वर्णन है। उसमें वाल्मीकि की जो रचना है रामायण, उसका भी उल्लेख है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत, इसमें भी कुछ ऐसे कथानक है, जैसे वन पर्व है, द्रोण पर्व है तथा शांति पर्व में भी राम कथा का समावेश किसने किया है? महर्षि व्यास ने किया है। शिव और पार्वती संवाद के रूप में लिखा गया जो अध्यात्म रामायण है उसमें, और इसके साथ साथ लोमस ऋषि द्वारा रचित लोमश रामायण आदि में भी राम कथा को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में या राम कथा को महत्वपूर्ण कथा के रूप में इन्होंने शामिल किया है। यानी ये भारतीय परंपरा रही है कि समय समय पर राम कथा को आधार बनाकर अनेक ग्रंथों की रचना अलग अलग भाषाओं में होती रही है या कवियों के द्वारा की जाती रही है। प्राचीन अगर बौद्ध और जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो इनमें भी राम कथा बिखरी पड़ी है। यानी इन्होंने भी अपने काव्य का आधार या अपनी रचना का आधार किसको बनाया? राम कथा को आधार बनाया। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नृसिंह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी राम कथा का रूप या वर्णात्मक रूप इसमें देखा जा सकता है। अब अगर इसके बाद इसी परंपरा में हिंदी साहित्य में अगर देखें तो हिंदी में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है और इनसे पूर्व के राम काव्य की कोई ज्यादा सुदृढ़ परंपरा दृष्टिगोचर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें रामकथा का वर्णन मिलता है। जैसे चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें, यह टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें। पृथ्वीराज रासो इसके दूसरे समय में यानी दूसरे सर्ग में या दूसरे खंड में दशावतार का वर्णन है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्राय 100 छंदों में इसका वर्णन किया गया है। और राम भी किसमें आते हैं? विष्णु का ही एक अवतार कौन है? राम है। राम भक्ति के संदर्भ में रामानंद के जो कुछ पद हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद अगरदास और नाभादास ने भी रामकथा से संबंधित कुछ पदों की रचना की है। अवधि के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ईश्वरदास, इन्होंने भी रामकथा से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं की है। इसके बाद स्थान आता है केशवदास का। केशवदास ने राम को कथा को आधार बनाकर इनकी रचना कौन सी है? रामचंद्रिका जो इन्होंने लिखी है। ये एक प्रबंध काव्य है और काव्य कौशल में ये अपना एक मुख्य स्थान रखता है, किंतु चरित्र चित्रण और प्रबंधात्मकता की उपेक्षा यहाँ पर थोड़ी कर दी गई है इस रचना में। लेकिन हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि इस रचना में राम को कथा का आधार बनाया गया है या राम को कथानक में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण नायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद तुलसीदास और उनके समकालीन कवियों के उपरांत भी अनेक राम काव्यों का परिणयन हुआ। तुलसी के परवर्ती यानी उनके बाद के राम काव्यों में हनुमान नाटक की विशेष चर्चा है। ये किसकी रचना है अगर हम बात करें तो ये हृदय राम की रचना है। हनुमान नाटक महत्वपूर्ण रचना है। किस पर आधारित है? देखिए, हनुमान किससे जुड़े हुए हैं? श्री राम से जुड़े हुए हैं। इस ग्रंथ में राम भक्ति का सुंदर विवेचन मिलता है। उसके बाद प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की, जो कि राम कथा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं।
राम काव्य की धारा आधुनिक काल में भी इसी तरह से प्रवाहित होती रही, जो संस्कृत साहित्य से शुरू हुई थी। इसमें वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक प्रबंधात्मक काव्य कृति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, वैदेही वनवास। लेकिन इस रचना में किसको आधार बनाया गया? सीता के वनवास के प्रसंग को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया। आधुनिक युग के श्रेष्ठ महाकाव्यों में मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक उल्लेखनीय रचना है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ। ये राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गुप्त जी ने राम कथा के पारंपरिक ढांचे से बहुत कुछ ग्रहण करते हुए एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, पारंपरिक ढांचा कौन सा है? जो वाल्मीकि रामायण से हमें मिलता है। उसके बाद वही रूपांतरण जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, उसमें भी हमें उसी राम कथा को उन्होंने आधार बनाया जो वाल्मीकि रामायण में है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए या उसी पारंपरिक ढांचे से बहुत कुछ ग्रहण करते हुए उसी कथा को नए रूप में अगर किसी ने प्रस्तुत किया तो वो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में किया। साकेत का जो प्रारंभ है वो लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेमालाप से हुआ है। यद्यपि कथा का मूल ढांचा उर्मिला और लक्ष्मण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बाद में इसमें संपूर्ण रामकथा को जोड़ दिया गया है। संपूर्ण रामकथा यानी जब इसमें सभी जो घटनाक्रम हुए थे, जैसे राम का राज्याभिषेक होना था वो नहीं हो पाया, उसके बाद राम का वन में गमन है, उसके पश्चात जो माता कैकेयी का प्रायश्चित है, भरत का जो वन में अपने राज्य से बाहर या साकेत से बाहर कुटी बनाकर रहना है, शत्रुघ्न का राज सिंहासन संभालना है, उर्मिला का प्रसंग आता है, और हनुमान जड़ी बूटी लेकर जब जाते हैं और भरत के बाण द्वारा मूर्छित होकर साकेत यानी अयोध्या में गिर पड़ते हैं, उस घटना का भी वर्णन इन्होंने किया है। यानी जो इनके 12 सर्ग हैं उसमें पूरी रामकथा को इन्होंने बांध दिया है और पूर्ण तरीके से वर्णन किया है। लेकिन इसमें जो विशेष बात है वो क्या है? इसका जो 9वां सर्ग है, जहां पर उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है, तो ये कह सकते हैं कि जो उर्मिला इतिहास में आज तक उपेक्षित पात्र के रूप में जानी जाती रही या जिसको विशेष महत्व कवियों ने नहीं दिया था, उस पात्र को साकेत के माध्यम से सजीव करना या महत्वपूर्ण भूमिका में ले आना, ये कार्य किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने किया है। साकेत की कथा का मूल आधार परंपरागत रामकथा ही है, लेकिन गुप्त जी ने इसमें पर्याप्त परिवर्तन कर दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये परिवर्तन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे युग की विचारधाराओं से जोड़ने के लिए, क्योंकि जो तत्कालीन युग की विचारधाराएं हैं उन पर काफी प्रभाव रहा है और इसी के आधार पर उन्होंने अपने काव्य का रूप भी संवारा है। इसके कारण उनके काव्य में पर्याप्त आधुनिकता देखी जा सकती है। ये बातें हम त्रिलोचन पांडे ने जो साकेत की आधुनिकता के तत्व निर्धारित किए हैं उसके आधार पर हम देखेंगे। देखिए, त्रिलोचन पांडे ने साकेत की आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कि क्या साकेत आधुनिकता को समावेश कर रहा है या जो आधुनिक समाज है उसके तत्वों को साकेत में देखा जा सकता है, या राम काव्य परंपरा में साकेत अपना विशेष स्थान क्यों रखता है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ तत्वों का विभाजन किया है और उसी के आधार पर आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि राम काव्य परंपरा के सभी जो रचनाएं हुई है उसमें साकेत कहाँ पर है या उसकी क्या भूमिका है। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे बुद्धिवाद का प्रभाव। देखिए, बुद्धिवाद से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो वर्तमान मानव है वो अपने विचारों को या अन्य विचारों को जानने समझने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो अंधविश्वासों में ना पड़कर तर्क पर ज्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ पर इनके साकेत में जो घटनाक्रम या जो पात्रों के माध्यम से जो उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है वो बुद्धिवाद से प्रभावित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो पात्र हैं जैसे कि उर्मिला है या सीता है, ये नारी पात्र हैं जो वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में इतने ज़्यादा मुखर नहीं हैं, लेकिन साकेत में ये वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन पात्रों को, इन नारी पात्रों को ध्यान दें। क्योंकि हमारा जब ये रचना हुई 1932 की हम प्रकाशन की बात कर रहे हैं, उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं है,
हमारे समाज की नारी को इतने ज़्यादा अधिकार नहीं है कि वो अपनी बातों को मुखरता से प्रकट कर सके, लेकिन वो सचेत हो रही है, वो जागृत हो रही है। तो इन्होंने भी उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने पात्रों को, खासकर नारी पात्रों को मुखर दिखाया है, सचेत दिखाया है, जागरूक दिखाया है। और वो अपनी बुद्धि के प्रभाव से वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वो जानती है कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, अपने अधिकारों को किसी भी मूल्यों पर वो त्यागना नहीं चाहती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुद्धिवाद का प्रभाव साकेत के पात्रों पर देखा जा सकता है। दूसरा क्या है, पात्रों का नवीन रूप। देखिए यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। इसमें जो प्रमुख पात्र है, चाहे वो उर्मिला है, लक्ष्मण है या राज परिवार के अन्य सदस्य हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो उनका नवीन रूप में चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो राम है वो किसी देव के रूप में नहीं है, बल्कि एक साधारण मानव के रूप में है। साधारण जन के साथ वो अपना जीवन जोड़ना चाहते हैं। उर्मिला की अगर बात करें तो विरह व्यथा में है, लेकिन फिर भी वो पशु पक्षियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाती है। एक साधारण पत्नी के रूप में, जो वियोग से पीड़ित पत्नी है, अपने पति के दूर चले जाने के कारण एक साधारण पत्नी के रूप में ही उर्मिला का चित्रण किया गया है। सीता का भी जब हरण हो जाता है रावण के संरक्षण में, या वो लंका में जब चली जाती है, तब भी वो अपने पति राम की प्रतीक्षा एक साधारण स्त्री की भांति करते हुए प्रतीत होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपनी कुटिया में सीता रहकर राजभवन के दर्शन करती है। आपने इनकी रचना पढ़ी होगी, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्तियां अपने आप में राम के साधारण किसी देव के रूप में नहीं, बल्कि साधारण मानव के रूप में समाज में स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो साकेत के पात्र हैं, वो उनमें जो विचार हैं वो आधुनिकता से परिपूर्ण है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनमें चित्रित जो पात्र हैं, पात्रों के नाम आप सब जानते हैं, जैसे उर्मिला है, सीता है, भरत है, लक्ष्मण है। यहाँ पर सभी पात्र परिवर्तनशील समाज के पात्रों के रूप में ही अभिव्यक्त हुए हैं। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिकता। देखिए मनोवैज्ञानिकता की अगर हम बात करें तो पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को व्यक्त मनोवैज्ञानिकता के द्वारा ही किया जा सकता है। साकेत में अगर देखें तो कैकेयी के अंतर्द्वंद का सुंदर चित्रण किया गया है। कैकेयी को सभी पुत्र भरत के समान प्रिय है, लेकिन मंथरा के द्वारा जब उसे भड़का दिया जाता है तो वो भड़क उठती है या वो राम को राजा बनाने का विरोध करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैकेयी को मंथरा क्या कहती है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ने उन्हें जो गे, यानी भरत जैसे पुत्र पर राजा को संदेह है, इसीलिए उसे घर आने से पहले ही या राम के राज्याभिषेक में उसे नहीं बुलाया। ऐसी बातों से उसका मन किससे भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, घृणा से भर जाता है, और वो जो राजा दशरथ है उसके पास जाकर अपना वरदान मांग बैठती है। और इसका परिणाम क्या होता है, राजा के द्वारा राम को वनवास दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कैकेयी की मनोवैज्ञानिकता का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ इसका जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग में इस रचना में 12 सर्ग है, मैंने आपको बताया। देखिए एक बात और बताना चाहूँगी, साकेत का वीडियो मैं एक पहले भी डाल चुकी हूँ, जिसपे मैंने उसको साकेत को संक्षेप रूप में समझाने का प्रयास किया है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जब आप इस प्रश्न को करें तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर नवम सर्ग की हम बात कर रहे हैं। नवम सर्ग में जो उर्मिला है उसकी विरह व्यथा का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक पद्धति को सहारा बनाकर किया है। उर्मिला की जो मानसिक उथल पुथल है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। उसके प्रेम और कर्तव्य, प्रेम क्या कहता है उसे कि लक्ष्मण उसके साथ रहें, लेकिन कर्तव्य उसे इस बात को मानने से इनकार करता है। तो प्रेम और कर्तव्य में जो द्वंद्व है, प्रेम और कर्तव्य में किसके द्वंद्व है, उर्मिला के कर्तव्य, दोनों भावों में जो द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब क्या है, लड़ाई, दोनों में जो लड़ाई चलती है उसका भी बड़ा मार्मिक तरीके से चित्रण किया है। उसके बाद अगर हम देखें पीठिका देना, देखिए पीठिका देने से तात्पर्य क्या है कि अगर बाद में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना किसी संकेत से पहले दे दी जाती है तो क्या होता है कि उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
साकेत में भी गुप्त जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उनके काव्य में उर्मिला के विरह का अंकन जो करना था, इसी कारण उन्होंने प्रथम सर्ग के अंत में ही इस बात का संकेत दे दिया था या पीठिका दे दी थी, यानी आने वाले समय में जो घटना घटित होने वाली है उसके बारे में संकेत देना, तो वो क्या है, पीठिका देना। ये साकेत में अनेक स्थानों पर गुप्त जी ने बड़े ही कुशल तरीके से इसका प्रयोग किया है। उसके बाद साकेत में अगर सामाजिक प्रभाव को देखें तो सामाजिक प्रभाव की अगर बात करें तो समसामयिक जो विचारधाराएं चल रही थी, जो उस समय आंदोलन चल रहे थे, उनका प्रभाव भी साकेत पर पड़ा है, इसीलिए साकेत में नवीनता आ गई है। देखिए ध्यान क्या रखना है कि तत्कालीन समाज कैसा था। समाज में देश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन चल रहे थे, देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। लोग गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जैसे अहिंसा, धार्मिक आचरण, समानता, सेवा भाव, ये सब विचार लोगों को प्रभावित कर रहे थे। तो साकेत में भी मैथिलीशरण गुप्त जी ने गांधीवादी विचारधाराओं को शामिल करने की जो कोशिश है वो की है। इसके साथ साथ जो इस समय साम्यवादी विचार थे उसका प्रभाव भी गुप्त जी पर रहा है। तो वो भी अगर हम देखें तो सभी पात्रों के माध्यम से, जैसे साकेत में जो वर्ग विभाजन था, उस वर्ग के व्यक्तियों को समानाधिकार प्रदान करने का प्रयास भी साकेत के माध्यम से किया है। जो शत्रुघ्न है, सामाजिक जीवन के सम विकास की चर्चा वो करते हैं। निम्न मध्यवर्गीय जो गुराज हैं, या जैसे जो भी राम के संपर्क में आते हैं, जैसे कि नाविक है, नाव को खेने वाला है, उनसे राम आलिंगन करते हैं, गले लगते हैं। तो इससे क्या है कि निम्न और उच्च वर्ग के बीच में जो खाई है वो भी भरने का प्रयास इन्होंने साकेत के माध्यम से किया है कि जाति पाति का भेदभाव हमें छोड़ देना चाहिए। जब राम जाति पाति को नहीं मानते तो राम को मानने वाले जाति पाति को कैसे मान सकते हैं। तो सामाजिक प्रभाव को भी उत्पन्न करने का प्रयास इन्होंने साकेत के माध्यम से किया है। उसके बाद हम पॉइंट बना सकते हैं राष्ट्रीयता का भाव। देखिए राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो ये इस बात को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि ये इस समय की परिस्थितियों की मांग भी थी। जो अगर हम इसमें देखें तो राम और रावण का युद्ध जो हुआ था उसको इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध का रूप दिया है। रावण क्या है, जो बुरी प्रवृत्ति है या अन्याय है उसका पक्ष है, और राम क्या है, सत्य का पक्ष है। तो सत्य और अन्याय के बीच में, या सत्य और असत्य के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में जो युद्ध है उसको राष्ट्रीय युद्ध का रूप इन्होंने दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीता का हरण भी भारत की लक्ष्मी का हरण माना है इन्होंने। जैसे इनकी पंक्तियां हैं, हाय मरण से नहीं किंतु जीवन से भीता, राक्षसियों से घिरी हमारी देवी सीता। तो इन्होंने भारत की लक्ष्मी के रूप में सीता को स्थापित किया है। साकेत में अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि उर्मिला को भी लड़ने के लिए उद्यत दिखाया गया है। उर्मिला को जब पता चलता है हनुमान के माध्यम से कि रावण पर राम ने आक्रमण कर दिया है और ऐसे में जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो गए हैं, तो उर्मिला भी उद्यत हो जाती है, अपनी सेना को संबोधन देती है, वो उनको वीरता से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता का जो भाव है वो केवल अन्य पात्रों के माध्यम से नहीं बल्कि नारी के माध्यम से भी वीरता के भावों का संचार इस साकेत नामक रचना के माध्यम से हुआ है। उसके बाद है नारी संबंधी दृष्टिकोण। देखिए जो ये समय काल था जब साकेत की रचना की गई, ये वो समय काल है जब नारी के जागरण का युग हम इसे कह सकते हैं, यानी नारी जागृत हो रही थी। चारों तरफ अगर देखिए नारी स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपना एक अलग मोर्चा बनाकर खड़ी थी। पुरुष की अर्धांगिनी ना रहकर वो पुरुष की सहयोगिनी बनने के लिए उद्यत थी। तो ऐसे में गुप्त जी ने जो नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उसमें ये बताना चाहते हैं कि नारी केवल पुरुष की अर्धांगिनी नहीं है बल्कि वो उसकी सहयोगिनी है, और इसीलिए नारी को उन्होंने त्यागमयी, सेवा भाव से ओतप्रोत, कर्तव्यपरायण स्त्री या भारत की स्त्री के रूप में उसे उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है। आधुनिक नारी क्योंकि वाक्पटु है, अपनी वाणी कहने का उसे कुशल
अगर कहें कि उसमें वो कुशल है, अपनी बात को कहने में शौर्यशाली है, शील है, संयम है, और दूसरों के सेवा भाव का जो विचार है वो उसमें कूट कूट कर भरा है। इसीलिए साकेत में इन्होंने उर्मिला के माध्यम से वीरांगना स्त्री का चित्रण भी किया है, और इसके साथ साथ नारी के मान मर्यादा का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। तो नारी संबंधी नवीन दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया है, किसके माध्यम से? साकेत के माध्यम से। मर्यादित श्रृंगार के वर्णन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मुख्य जो श्रृंगार रस कौन सा है? श्रृंगार है। श्रृंगार रस क्यों मुख्य है? वैसे तो यहाँ पर देखें तो श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण किया गया है। वियोग किसका है? क्योंकि उर्मिला केंद्र में है तो निश्चित है कि वियोग श्रृंगार का ही चित्रण यहाँ पर अधिक उद्यत रूप से किया गया है। लेकिन वो कैसा है? मर्यादित है, मर्यादा में रहकर। चाहे उर्मिला और लक्ष्मण का संयोग श्रृंगार हो, चाहे वियोग पक्ष, दोनों की छटा अत्यंत सुंदर इन्होंने प्रस्तुत की है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत ही सुंदर तरीके से और मर्यादा में रहकर इसका वर्णन किया है। उसके बाद है शैलीगत नवीनता तथा अन्य प्रसंग। देखिए साहित्य में बहुत सारे ऐसी रचनाएं आती है जो एक नवीन शैली का प्रयोग करती हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इन्होंने नवीन शैली की अभिव्यक्ति अपने इसके माध्यम से, साकेत के माध्यम से की है। जो सबसे पहली नवीनता हम यहाँ पर देख सकते हैं वो भाषा में देख सकते हैं। देखिए अब से पहले जो ज़्यादातर भाषा प्रयोग में लाई जा रही थी वो ब्रज भाषा प्रयोग में लाई जा रही थी, या अन्य जो राम काव्य या राम कथाएं लिखी गई थी वो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो खड़ी बोली हिंदी थी, क्योंकि ये जो खड़ी बोली थी ये आधुनिक युग की मांग थी। खड़ी बोली हिंदी इस समय विकास की ओर जा रही थी, क्योंकि जो गुप्त जी हैं वो किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, और द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को सुधार करने में और उसे प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनी रचना का आधार माना, या आधार भाषा के रूप में इन्होंने इस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इसके साथ साथ जो छंद हैं, समास हैं, उनका भी बहुत ही सुंदर तरीके से और नवीन तरीके से उसका इन्होंने प्रयोग किया है अपने लेखन में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी जो अलग अलग प्रसंगों को शामिल किया तो ये वो प्रसंग है जो आधुनिक युग से प्रभावित हैं, ना कि वाल्मीकि रामायण से या तुलसी रामायण से। तुलसीदास की जो रचना है तो इन्होंने उसको आधार तो माना, लेकिन अपनी तरफ से नवीनता को शामिल करने में भी कोई संकोच नहीं किया। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राम काव्य परंपरा बहुत लंबी परंपरा रही है हिंदी साहित्य में, लेकिन आधुनिक युग के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राम काव्य परंपरा में साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सामंजस्यवादी कवि तो हैं ही, इसके साथ साथ तत्कालीन समाज को भी एक नई दिशा और दशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान साकेत के माध्यम से इन्होंने दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा आपका। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।